बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशिर अहमद। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 14 के पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो आज नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। 14वें चैप्टर का छठा शॉर्ट क्वेश्चन। जी बेटा, सपोज डेट अ चार्ज Q इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी V। अब हमें पता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फील्ड। वो जो फोर्स है ना, जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल है Q, वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे मूव करता है? सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ये हमें पता है। अच्छा जी, आगे क्या कहता है? वाई देर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। आपको पता है ना बेटा कि चार्ज पार्टिकल बेशक इस पॉइंट पे हो, बेशक इस पॉइंट पे हो, बेशक इस पॉइंट पे हो, ठीक है, उसको सेंटर से एक फोर्स खींच रही होती है हर लम्हा, तो इसीलिए तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब बुक वाला क्या कहता है जी छठे शॉर्ट क्वेश्चन में, वाई देर इज नो वर्क डन, कि ये मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर वर्क डन क्यों नहीं करती, डेट एक्ट्स ऑन द चार्ज क्यू। अब इसके दो, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि चार्ज पार्टिकल यहां से शुरू करेगा मोशन और घूम के फिर इसी जगह पे आ जाएगा, तो क्लोज पाथ का वर्क डन वैसे भी जीरो होता है। ये आप फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज जीरो। लेकिन इधर आप जवाब कैसे देना है बेटा? आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी हुई है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है। सो वर्क डन का फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। उसने यही पूछा ना, वाई देर इज नो वर्क डन, तो W इज इक्वल टू एफ डी डॉट खत्म करेंगे तो कॉस थीटा। अब ये थीटा किसके दरमियान है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब ये चार्ज पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी इधर, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो वेलोसिटी हमेशा जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो उसके टेंजेंट की तरफ होती है। इधर को मूव करेगा तो ऐसी होगी, ऐसी है ना, इधर को मूव करेगा तो वेलोसिटी इस तरफ, इधर को करेगा तो इस तरफ। अब आप किसी भी पॉइंट पे देखें, फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना है? 90। फोर्स डाउनवर्ड, वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ, एंगल कितना? 90। फोर्स अंदर की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ, एंगल कितना? 90। फोर्स अपवर्ड, वेलोसिटी इधर, एंगल कितना? 90। अब कुछ बच्चे इधर हैरान होंगे, सर एंगल तो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, आपने वेलोसिटी बना दी है। और बच्चों आपने ये पढ़ा नहीं हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, कि जिधर को डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा उसी तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है। या सादा लफ्जों में, जिधर वेलोसिटी है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, या जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर वेलोसिटी। ये जो मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई है ना, ये असल में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ये इधर परेशानी हो जाना, सर आपने बताया एफ सेंट्रीपिटल फोर्स और ये वेलोसिटी, ये जो v की डायरेक्शन है ये असल में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो बच्चे एंगल कितना है F और D के दरमियान? आप किसी भी, इधर भी 90 90 90 90, हर जगह पे एंगल 90, तो थीटा 90 कितना होगा? W इज इक्वल टू एफ डी कोस 90। कोस 90 कितना होता है? 0। एफ डी इंटू 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चे? 0। तो पता चला वर्क डन 0 क्यों है जी? एंगल 90 है। एंगल 90 क्यों है? क्योंकि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी, या दूसरे लफ्जों में डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री, ठीक है। और वैसे भी तो हमने पढ़ा है ना कि क्लोज पाथ का वर्क डन कितना होता है? 0। तो बच्चे आप इसको नोट कर लें, तो इसका आंसर आएगा द वर्क डन विल बी 0। रीजन क्या होगी ये आपने लिख देना है, ओके जी बेटा। 7वां शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इफ अ चार्ज पार्टिकल, अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में, थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, किसी जगह पे, कैन यू से डैट मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज 0। अगर एक चार्ज पार्टिकल सीधा मूव कर रहा है, सीधी लाइन में, क्या आप कह सकते हैं कि उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी? अगर सवाल को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा हुआ है, हमने भी पढ़ा है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है वो तो सर्कुलर में मूव करता है। अब बच्चों के दिन में ये है कि अगर वो सीधा जा रहा है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। बच्चे ऐसा नहीं है,
इसका आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। जरा वो कैसे, तो इसका आंसर लिखेंगे जी, नो मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, यानी कि मे भी जीरो या मे नॉट बी जीरो, यानी कि वो जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कब? अगर चार्ज पार्टिकल सीधा मूव कर रहा है। अब पहले तो मे वाला देख लेते हैं कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो बच्चे हमने इक्वेशन क्या पढ़ी हुई, F इजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये पढ़ा है ना हमने। तो क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करें तो F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और साथ में एन कैप भी लगाते हैं डायरेक्शन के लिए, लेकिन इधर मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ना। अच्छा, अब इसका पहला पार्ट यानी कि इसके आंसर का पहला पार्ट क्या बनेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो, यानी कि इफ बी जीरो, कि मैं क्या लिखता हूं, इफ बी इज जीरो देन एफ इज आल्सो जीरो। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो होगा ना तो फोर्स जीरो, तो अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। बच्चे कहते चले सर ये तो समझ आ गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, फोर्स भी जीरो, तो वो सीधा मूव करेगा, वो सर्कुलर में मूव नहीं करेगा। अब हर वक्त ही ऐसा नहीं है, मे नॉट बी जीरो, यानी कि वो कैसे सर, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, जरा गौर करें ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये बी की डायरेक्शन है, तो अगर चार्ज पार्टिकल ये है वो मूव कर रहा है पैरेलल। देखें, चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर में बचे मूव तब करता है जब V और B के दरमियान एंगल हो 90 डिग्री। हर वक्त ही सर्कल में मूव नहीं करेगा। जरा तवज्जो करें, बुकोला ये कहता था कि अगर चार्ज सीधा मूव कर रहा है, जरा सवाल अब समझ लें, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर चार्ज, समझे जरा इस बात को, अगर चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं कि उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? देखिए, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो उसके ऊपर फोर्स ही लगेगी, वो स्ट्रेट मूव करेगा, ये तो कहानी वैसी खत्म होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तब भी वो स्ट्रेट मूव कर सकता है। वो कैसे सर? आपने तो कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड हो तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर में मूव करता है। बच्चे वो तब करता है जब V और B के दरमियान एंगल कितना हो, 90, यानी कि मैं इस चार्ज पार्टिकल को ना वो ऐसे मूव करे ना, ये देखें, ये V ऊपर को, B इधर को, तो ये सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल V और B दोनों पैरेलल हो, यानी कि इफ वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज पैरेलल, तो थीटा कितना होगा बच्चे, जीरो। तो हमने पढ़ा हुआ F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा कितना, जीरो, साइन जीरो, तो फोर्स जीरो। इसका मतलब है अब ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो तब भी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड तो है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, फिर भी वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। ऐसा कब हो सकता है? जब V और B के दरमियान एंगल कितना हो, 0 डिग्री। और एंगल जीरो कब होता है? जब पैरेलल हो। अब तीसरा केस इसका अब क्या बनेगा, इधर जरा जगह कम है, इसके बाद तीसरे पॉइंट पे क्या आएगा, पॉइंट नंबर 3। अब पैरेलल की जगह पे क्या हो सकता है, एंटी पैरेलल, पैरेलल की जगह पे एंटी पैरेलल। अब बात समझ लें, तो अब मसलन मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो एंटी पैरेलल में एंगल कितना बनेगा, 180। तो साइन 180 कितना होगा, साइन 0 पे भी 0 और साइन 180 भी 0 है, तब भी फोर्स 0। बच्चे सवाल ये पॉज करके आप नोट कर लें, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए इसके। तो पता चला अगर एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है तो फोर्स 0, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बात खत्म। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल या एक राइट पे एक लेफ्ट पे एंटी पैरेलल,
तो तब भी ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो पता चला चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव तब भी करता है जब V और B के दरमियान एंगल हो 90, और अगर एंगल 90 ना हो तो फिर वो सर्कल में मूव नहीं करता, फिर वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है, अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में। सही है, तो बच्चे ये नोट कर लें जी। जी बेटा 8वां शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जी, इंपॉर्टेंट है। वाई डज पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन, कि टीवी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर हमें दिखाई देती है, ये पुराने ज़माने के टीवी की बात कर रहा है आपकी बुक वाला, कैथोड रे टीवी आजकल भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं बहरहाल। तो बुक वाला कहता है वाई डज पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब है ख़राब हो जाना, यानी कि उसके ऊपर झुर्रियाँ सी आ जाती है, ख़राब हो जाती है। बुक वाला कहता है कि टीवी स्क्रीन की जो तस्वीर है, जो पिक्चर है, वो ख़राब क्यों हो जाती है। व्हेन अ मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर द स्क्रीन, ब्रॉट मतलब लाना, कि जब हम कोई मखनातीस उसके करीब लेके आएँ। तो बच्चे ज़रा गौर करें, जो पुराने ज़माने के टीवी हमने देखे हैं ना, तो उसको अगर कभी आपने अंदर से खोल के देखा हो, वो प्लास्टिक का कवर सा उतारा हो, तो वो कुछ इस तरह के बने होते हैं, यानी कि जिस तरह कैथोड रे ट्यूब टीवी मैंने इधर लिखा है। तो पता चला जो हमें टीवी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर नज़र आती है ना, वो उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब लगी होती है। वो किसकी वजह से आती है नज़र पिक्चर? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO वाला एक पूरा लॉन्ग है। बहरहाल इधर हम लॉन्ग नहीं पढ़ रहे, शॉर्ट पढ़ रहे हैं। सवाल समझ आ गया आपको? ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का साउथ पोल। आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा, वरना घर वालों से डांट भी पड़ सकती है, क्योंकि वाकई पिक्चर ख़राब हो जाती है। जब आप मखनातीस लेके जाए ना स्क्रीन के पास, तो ख़राब हो जाती है स्क्रीन, ठीक है। लेकिन वो 1-2 दिनों बाद स्क्रीन बहरहाल ठीक भी हो जाती है, लेकिन इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। बुक वाला कहता है ये मखनातीस है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जस्ट लाइक समझ लें आप इसको, कि जब हम कोई मखनातीस लेके आए, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट, लेके आए करीब, नियर द स्क्रीन, कि जब हम कोई मखनातीस स्क्रीन के करीब लेके आते हैं, तो वो जो स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाली तस्वीर है वो ख़राब क्यों हो जाती है। बच्चे आप देखें, अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? व्हेन वी ब्रॉट अ मैग्नेट नियर द टीवी स्क्रीन, इट्स पिक्चर बिकम डिस्टॉर्टेड बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इंटरैक्ट। अब 2 मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक तो मखनातीस का अपना, और दूसरा, कभी आपने स्क्रीन के करीब अपना हाथ लेके जाए, आप देखेंगे कि बाल उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं, वो भी मखनातीसी असर है ना। तो हमने पढ़ा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये करंट की वजह से है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आता है, इसकी वजह से भी इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से हमारे बाल भी उसके साथ अटैच होते हैं। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड कैसे? एक तो जो मैं लेके आ रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक मखनातीस करीब आएगा, तो ये 2 मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलेंगे, इंटरएक्ट, मिलना, कि व्हेन द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द टीवी स्क्रीन, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टीवी स्क्रीन इंटरएक्ट, आपस में मिलते हैं। तो ऐसा क्या होता है, फिर मिलने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपना पाथ चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट हो जाते हैं अपने असल पाथ से, जहां पर उसने हीट करना होता है वहां नहीं जाता, वो अपनी जगह से आगे पीछे हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना पाथ चेंज करेगा, तो पता चला पिक्चर आपकी खराब ही होगी। बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर आप लोगों ने याद कर लिया, बिल्कुल इजी सा है, बस आपने समझना है। 2 मैग्नेटिक फील्ड है, एक आपके हाथ में जो मखनातीस है उसका मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा टीवी स्क्रीन के यानी कि स्क्रीन का अंदर जो कैथोड रे है ना, उसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब 2 मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन अपना पाथ चेंज करेगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर मैं आपको लिखकर दिखा भी देता हूं, आप इसको पहले समझ लें। जी बेटा सवाल का जवाब तो मैंने समझा दिया, भी मैंने आपके सामने लिख भी लिया है। ठीक है, तो आप जरा तवज्जो करें। वी नो डैट पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन इज फॉर्म ड्यू टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये CRO का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको पहले भी डायग्राम में समझाया है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो टीवी के ऊपर जो तस्वीर बन रही है, वो किस वजह से बन रही है, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रही है, नंबर 1। अच्छा, बाद में व्हेन द मैग्नेट इज ब्रॉट का मतलब लाना, जब हम कोई मखनातीस लाते हैं नियर द स्क्रीन के पास,
द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, मैंने कहा था ना दो हैं, जो ये मकनातीस है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इंटरैक्ट, मिलता है, मिलना, वो हमारे मकनातीस का मैग्नेटिक फील्ड मिलता है किसके साथ, विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो CRO के अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम है उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द बीम, उस बीम के ऊपर फोर्स लगती है, F = Q × V × B, ये फोर्स का फार्मूला है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपना पाथ चेंज करते हैं और जिसकी वजह से हमारी पिक्चर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आप नोट कर लें जी। बेटा 9 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जी। इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा मुमकिन है, टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा गौर से नोट कर लें, यूनिफॉर्म अंडरलाइन कर लें, एक जैसी, यानी कि उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। सच डैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, घूमना। बुक वाला सवाल ये कर रहा है, कहता है इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो और एक करंट कैरिंग लूप और रोटेट भी ना करे। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। कब, हमें पता है कि जब कोई भी लूप है, करंट कैरिंग लूप, वो रोटेट कब करती है, जब उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। तो जब अगर टॉर्क ही जीरो होगा तो फिर इसका मतलब है वो रोटेट भी नहीं करेगी। अब टॉर्क जीरो कब होगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे जी आप, यस इट इज पॉसिबल, जी हाँ ऐसा मुमकिन है। कब, अब टॉर्क का बच्चे फार्मूला याद करने का बड़ा आसान तरीका है, टॉ = न्याब कॉस अल्फा, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं एंगल को। अब इसको याद आप कर लें, न्याब, ये किसी लड़की का नाम नहीं है। बहरहाल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, आई का मतलब करंट, ए का मतलब एरिया ऑफ कॉइल और बी का मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है जी, तो ये तो है टॉर्क का फार्मूला याद करने का तरीका, टॉ = न्याब कोस अल्फा। अब देखें जरा, अगर लूप, इफ द लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर, अगर लूप कैसे पड़ी हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देन अल्फा = 90 डिग्री। अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी है तो इसका मतलब एंगल कितना है, 90। तो पुट करें बेटा, टॉ = न्याब NIAB कोस अल्फा, अल्फा कितना है 90 और कोस 90 0, तो NIAB 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 0, तो टॉर्क 0। तो जब टॉर्क 0 तो इसका मतलब है नीचे आप लिख देंगे द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट। बस याद क्या करना है, इक्वेशन और लूप कैसे पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, एंगल कितना है 90, तो पुट करेंगे टॉर्क की वैल्यू 0। जब टॉर्क ही 0 है तो इसका मतलब वो रोटेट भी नहीं कर रही। ठीक है जी। बेटा 10वां शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जी। हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड, करंट लूप को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टू डिटरमाइन, पता चलाने के लिए, प्रेजेंस, मौजूदगी, किसकी मौजूदगी का, ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। सवाल ये है कि आप किसी करंट लूप को यूज़ करते हुए कैसे पता चला सकते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है। सिंपल सी बात है सर, कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, अगर तो वो रोटेट कर रही है, देखे ना यही कहना, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो रोटेट कर रही है तो इसका मतलब है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, यानी कि उसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एंगल 90 ना हो, एंगल 90 ना हो। तो जी इसका मैंने आंसर लिखा है जी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इज, ये मैंने अभी आपको बताया 9वें शॉर्ट क्वेश्चन में, टॉ = न्याब कोस अल्फा, फार्मूला वही रहेगा। सो इफ अ करंट लूप इज डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है मुड़ना, अगर करंट लूप मुड़ जाए, यानी कि अगर करंट लूप मुड़ जाए, इफ द करंट लूप इज डिफ्लेक्टेड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, अगर हम उस करंट लूप को रखें और वो डिफ्लेक्ट हो जाए, मुड़ जाए, देन इट शोज दैट, तो ये तजर्बा शो क्या करता है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। सिंपल सा आंसर है, यानी कि अगर वो मुड़ रही है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। लेकिन मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है,
अदर देन अल्फा 90 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि कोस 90 क्या होता है? जीरो। जब कोस 90 जीरो होगा फिर मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए भी टॉर्क जीरो होगा, तो वो फिर आप गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। तो समराइज करते हैं जी। तो करंट कैरिंग लूप का रोटेट करना हमें ये बताता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो अगर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर डिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। एक चीज का ख्याल रखना है, एंगल 90 ना हो, 90 के अलावा। ओके है बच्चे? तो ये पॉज करके आप इसका आंसर नोट करें बेटा 10वें का। तो जी बेटा 10 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं जी, इंशाल्लाह 5 रह गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ही वीडियो में आपको आखिरी 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं पढ़ा दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।